दूसरा ग्रुप में डालते हैं। डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग फ्रिक्शन का सीरीज ऑफ लेक्चर कर रहे थे, जिसमें हम लोग 4 लेक्चर पढ़ चुके थे, जिसमें 2 थ्योरेटिकल थे और 2 में हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे कि फ्रिक्शन से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो कैसे सोल्व किया जाएगा, जिसमें केस नंबर 3 तक हम लोग कवर कर लिए थे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या पढ़ना है कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर स्लाइड कर रहा है, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, उस समय उस पर कितने फ्रिक्शन फोर्स लग सकते हैं, कितने हमको इफर्ट लगाना पड़े ताकि बॉडी को ऊपर ले जाए या नीचे स्लाइड करा सके, कितने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के वैल्यू होंगे, कितने एंगल ऑफ फ्रिक्शन होंगे। ये सारे चीज अगर हमको कैलकुलेट करना है किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, तो आज हम लोग उसको सोल्व करेंगे। अब इंक्लाइंड प्लेन में जो पिछले वीडियो में देखे थे कि जब फोर्स हम क्या लगा रहे थे, इंक्लाइंड प्लेन का पैरेलल लगा रहे थे, लेकिन आज हम लोग जो फोर्स अप्लाई करेंगे इंक्लाइंड प्लेन से कुछ एंगल के साथ करेंगे। तो चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं और अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं कि आज का जो कंसेप्ट है कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है, मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे कोई बॉडी रखा हुआ है। हमको मालूम है कि बॉडी का वेट हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसका वेट कितना है, W इक्वल टू मान लेते हैं कितना है, mg। अब इसमें 2 केस होते हैं कि बॉडी को जब अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो हम तो इफर्ट ऊपर ही अप्लाई करेंगे, बॉडी को जब डाउनवर्ड लाना है तो इफर्ट तो ऊपर अप्लाई करेंगे ना, नीचे तो नहीं करेंगे ना। तो जो ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप थोड़ा सोच के देखिए कि किस केस में हमको ज्यादा इफर्ट की जरूरत होगा। जब बॉडी को नीचे से ऊपर ले जाएंगे उस समय ज्यादा इफर्ट की जरूरत होगा। जब बॉडी को ऊपर से नीचे स्लाइड कराएंगे उस समय थोड़ा रोकने के लिए हमको इफर्ट की जरूरत होगा। अब जो इफर्ट अप्लाई करना है, पिछले वीडियो में हम लोग इस प्लेन का पैरेलल अप्लाई कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग इसका पैरेलल अप्लाई नहीं करने वाले हैं। यानी बोला कि कुछ इफर्ट जो लगेंगे इससे कुछ एंगल से, यानी ये एंगल हम लोग थीटा मान के चलेंगे और यहाँ पे इफर्ट अप्लाई कर दिए। अब जब इस प्रकार से इफर्ट अप्लाई करेंगे, कुछ बॉडी का वेट दिया रहेगा, कुछ फ्रिक्शन का वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको बताएगा कि कितना इफर्ट चाहिए बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए। फिर कितना इफर्ट चाहिए कि बॉडी को जब नीचे स्लाइड कर रहा है तो उसमें रोकले रहने के लिए। तो आपसे एक बार मैक्सिमम बोल सकता है और एक बार मिनिमम बोल सकता है। तो जब भी मैक्सिमम का कहानी आए ना तो अपवर्ड का केस मानेंगे, और जब मिनिमम का कहानी आए तो डाउनवर्ड का केस मानेंगे। तो एक तो ये हो गया। अब इसको लिख देते हैं, इफ बॉडी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया गया है कि फ्रिक्शन का वैल्यू मोशन के हमेशा किस में लगते हैं, अपोजिट दिशा में लगते हैं। तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, बॉडी इस पर स्लाइड करेगा तो जस्ट लाइक फ्रिक्शन इसके अपोजिट दिशा में यहाँ पे क्या लग जाएंगे, फ्रिक्शन लग जाएंगे। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, म्यू इनटू आर। इस चीज पर क्या है, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है जो प्लेन होते हैं उसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये मेरा इंक्लाइन प्लेन था, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही ना होगा। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, आर एन लिख देते हैं। अब जब हम रिजोल्व करना सीखते हैं तो मेरे पास 2 डायरेक्शन होना चाहिए। अब एक इंक्लाइंड प्लेन के लोग तोड़ेंगे तो एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन तोड़ेंगे। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन आर एन वाला डायरेक्शन है। अब ये एंगल हमको मालूम चल जाए तो यहाँ पे कॉस और यहाँ पे साइन टूट जाएगा। हम मान लेते हैं कि जो इंक्लाइनेशन वाला एंगल कितना था, अल्फा था। और हम पिछले वीडियो में बतलाए भी थे कि यह जितना अल्फा होता है वही एंगल यह भी होता है।
चलिए एक बार और देख लेते हैं। जैसे इसको हम एक्सटेंड किए, ये 90 होते हैं। जब ये 90 हो गए तो ये 90 माइनस अल्फा हो गए, और ये जब 90 माइनस अल्फा, तो ए और ए कोण क्या है, संगत कोण है, तो ये अभी क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएंगे, क्योंकि ए लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ये 90 माइनस अल्फा और यहाँ पर टोटल एंगल कितना था 90, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे अल्फा। ये चीज हमको समझ में आ गया। अब इसको तोड़ लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं W cos अल्फा और यहाँ पर लिख सकते हैं W sin अल्फा। मेरे पास ए फोर्सेस है, इसका भी डायरेक्शन ना ही वर्टिकल में है ना ही अलोंग द प्लेन है, इसको भी रिजोल्व करना पड़ेगा। तो जब इसको रिजोल्व करेंगे तो एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा P cos थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएंगे P sin थीटा। अब ये हम पूरा का पूरा रिजोल्व कर लिए। दूसरी का केस, जब बॉडी कहाँ पे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्या चेंजिंग होगा, सब कुछ सेम रहेगा, ओनली फ्रिक्शन क्या हो जाएंगे उधर चल जाएंगे। मोशन, यहाँ पे मोशन को हम इंडिकेट कर देते हैं, मोशन कहाँ पे था अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरी का केस का फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं बॉडी है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है जिसका वेट हमेशा W इक्वल टू mg नीचे लगने वाला है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए फोर्स हमको कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, नीचे लाना हो चाहे ऊपर, फोर्स तो आपको ऊपर ही अप्लाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं फोर्स कितना अप्लाई किए P, एंगल कितना है थीटा। अब मोशन अगर नीचे, मोशन कहाँ पे है नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेंगे, जस्ट इसके अपोजिट दिशा में। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल टू म्यू इंटू आर एन। ये चीज क्लियर हो गया। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर तोड़ेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएंगे आर एन हो जाएंगे, और ये मेरा W, ये अल्फा मानते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, W cos अल्फा और ये मेरा W sin अल्फा। चेंजिंग क्या हो गया, ओनली फ्रिक्शन का जो वैल्यू था नीचे था, फ्रिक्शन कहाँ पे चला गया ऊपर चला गया। फिर इस फोर्स को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P cos थीटा और इधर में क्या हो जाएंगे P sin थीटा। अब हम ब्रेक कर लिए। अब मेरे पास मात्र 4 इक्वेशन हैं। एक बार पूरे इस प्लेन के अलोंग, यानी उस प्लेन के डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे हैं उस सबको जोड़कर हम जीरो कर ले तो मान लेते हैं बॉडी कहाँ पे इक्विलिब्रियम में, संतुलन में। फिर इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले जितने फोर्सेस हैं उसको जोड़कर जीरो कर ले तो उस केस में भी मान लेते हैं क्या है बॉडी इक्विलिब्रियम में। 2 इक्वेशन बन जाएंगे। जो वैल्यू हमको प्राप्त नहीं होगा वो दोनों इक्वेशन को हम लोग एक इक्वेशन मालूम है उससे इक्वेट करते हैं। वो इक्वेशन हम क्या पढ़ के आए थे, F इक्वल टू म्यू इंटू आर एन। जब वर्टिकली रिजोल्व करेंगे तो आर एन का वैल्यू निकालेंगे, हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करेंगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू निकालेंगे, और वहां पे म्यू का वैल्यू रखकर जो नहीं मालूम होगा उसको क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। 3 इक्वेशन हो गए, 2 तो बनाए और एक हम जानते थे। कभी कभी म्यू नहीं दिया जाता है और आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको फाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे फाई। तो फाई बराबर हम बतलाए थे कि tan इनवर्स म्यू होता है, यानी tan फाई किसके बराबर होते हैं म्यू के बराबर होते हैं। बस आपको 4 इक्वेशन अप्लाई करने हैं और आपको कोई भी कंसेप्ट इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी कंसेप्ट बाकी नहीं रहेगा और वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग रिजोल्व कर लेते हैं। जब रिजोल्व करेंगे तो क्या देखेंगे, एक बार अलोंग द प्लेन तो लिखेंगे, इस केस के लिए लिखते हैं रिजोल्विंग द फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन जितने भी फोर्सेस है उसको इंक्लाइन प्लेन के अलोंग रिजोल्व करेंगे।
तो इंक्लाइन प्लेन के जिसका एरो इधर होगा उसको प्लस लेंगे, जिसका एरो इधर होगा उसको माइनस लेंगे। एरो क्या है? एफ है, तो एफ, ये भी एरो इधर है, प्लस पी कॉस थीटा, एरो इधर है माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल टू 0। एफ इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस पी कॉस थीटा, एक इक्वेशन बन जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा? ये वाला ऊपर एरो है आर एन माइनस पी साइन थीटा, नीचे है सॉरी ये प्लस होगा पी साइन थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा? डब्ल्यू कॉस अल्फा इक्वल टू 0। यहां से आर एन का वैल्यू निकालेंगे। दो इक्वेशन जब मिल जाएगा तो आपको एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर एन मालूम है, इसको अप्लाई करेंगे और जो चीज अननोन होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। आपको फॉर्मूला याद करने की तरीका जरूरत नहीं है, आपको ओनली तोड़ने का, रिजोल्व करने का कंसेप्ट मालूम चलना चाहिए कि कैसे हम रिजोल्व करेंगे। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एसबीटी के अंदर मैक्सिमम बार इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते। इसको रिजोल्व करेंगे तो क्या होगा? फिर वही होने वाला है ना, जब अलोंग द प्लेन तोड़ेंगे लिखेंगे रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस along the plane। तोड़ के देखो तो इधर में क्या है? P cos थीटा, इधर में क्या आ जाए? माइनस एफ माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल टू 0। यहां से एफ इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा, एफ इक्वल टू पी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा, ये हो जाएगा। दूसरी का जब इसके लॉन्ग तोड़ेंगे तो आर एन प्लस पी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू कॉस अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ से आर एन का वैल्यू निकालेंगे, फिर ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कोई भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग नोट करेंगे, फिर इसके बाद इसके एप्लीकेशन पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया है और इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और सोल्व करेंगे। पहले तो इसको सोल्व करने के लिए हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या क्या बोला है उस कंसेप्ट को पढ़कर हमको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको दो कंसेप्ट पढ़ाए हैं कि समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसको निकालना है। उसके बाद एक इक्वेशन एफ इक्वल टू म्यू आर एन अप्लाई करके जो अननोन वैल्यू है उसको निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन है क्या। बोला है ए फोर्स ऑफ 250 न्यूटन पुल ए बॉडी, यानी इससे तो ये निकल रहा है कि एक फोर्स है कितने का? 250 न्यूटन का, जो किसी बॉडी को क्या कर रहा है? खींच रहा है। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। बॉडी को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, ठीक है। ऑफ वेट 500 न्यूटन, और बॉडी का वेट कितना दे दिया है? 500 न्यूटन। ये दो चीज हमको समझ में आया कि जो फोर्स अप्लाई करेंगे वह कितना का होगा? 250 न्यूटन का होगा। वेट कितना दे दिया है? 500 न्यूटन। अप का मतलब ऊपर की तरफ, नीचे नहीं खींचा जा रहा है। कहाँ की तरफ खींचा जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? नीचे की तरफ। ये कंसेप्ट क्लियर हो। ऑन ए इंक्लाइन प्लेन, आप कहाँ पे? इंक्लाइन प्लेन पर। जैसे ही इंक्लाइन प्लेन आया आपको सबसे पहला काम एक इंक्लाइन प्लेन बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यह एंगल कितना होगा पढ़ेंगे, कुछ है तो मालूम चले, लेकिन इस पर वो क्या करना है? एक वस्तु रख देना है जिसका वेट कितना है? इतना तो चीज हमको मालूम चल गया है। अब फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे अभी तक मालूम नहीं चला है, लेकिन यहां तक बोला कि फोर्स ऑफ 250 न्यूटन पुल ए बॉडी ऑफ वेट, इस बॉडी को खींचा जाना। तो इसका मतलब है कि फोर्स तो इधर अप्लाई होगा, लेकिन इसका पैरेलल होगा कि इससे इंक्लाइन होगा, अभी तक मालूम नहीं। लेकिन यहां पे बोला है कि व्हिच इंक्लाइनेशन,
जिसका इंक्लाइनेशन 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, यानी ये एंगल दे दिया है कि हॉरिजॉन्टल में कितना डिग्री इंक्लाइंड है, 15 डिग्री। इफ द फोर्स अप्लाइड 20 डिग्री विथ द इंक्लाइंड, अब जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वह इंक्लाइंड प्लेन से कितना डिग्री पर कर रहे हैं, कितने पर, 20 डिग्री पर, यानी जो P अप्लाई करेंगे 250 का वह कितने से होगा, 20 डिग्री से होगा। अब आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू का वैल्यू निकालना है और क्या निकालना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग। तो अब क्या करना है, मात्र आपको दो ही काम तो करना था, रिजोल्व करना था। रिजोल्व करने के लिए आपको हम बताए थे कि जब बॉडी का मोशन ऊपर है तो फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, नीचे होगा, यानी यहां पे लिख लेंगे फ्रिक्शन म्यू इनटू आर। फिर दूसरे का काम क्या किया था, इसका परपेंडिकुलर रिजोल्व किए थे, ये जितना था उतना ही ये एंगल आ रहा था, यह भी कितना हो जाएंगे, 15 डिग्री हो जाएंगे, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 500 cos 15 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 sin 15 डिग्री, यहाँ पे Rn हो जाएंगे, ये चीज हमको मालूम है। इस फोर्स का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक इसका यहाँ पे वर्टिकल हो जाएगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, 250 cos 20 डिग्री 250 sin 20 डिग्री। अब हमको रिजोल्व कर लेना है, जितने भी फोर्सेस है, अननोन चीज है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट में F इक्वल टू म्यू आर एन अप्लाई करेंगे और म्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, वही तो पूछ रहा है। जब म्यू का वैल्यू निकल जाता है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना और आसान हो जाता है, क्योंकि tan इनवर्स म्यू कर देते हैं। चलिए हम लोग रिजोल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये कहां से होता है, संतुलन की कंडीशन से। रिजोल्विंग all the forces along the inclined plane, तो ये तो उधर जितना गया उसको क्या लेना है प्लस, इसके अपोजिट वाले को क्या लेना है माइनस। 200 cos 20 डिग्री माइनस कितना F माइनस 500 साइन कितना 15 डिग्री, कोई प्रॉब्लम है। तो ये तो यहां से F का वैल्यू निकालना है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 200 cos 20 डिग्री 250 है, सॉरी कितना है 250 है, 250 cos 20 डिग्री माइनस 500 साइन 15 डिग्री। निकालिए तो कितना रहा। जब इसको हम रिजोल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन। देखिए तो कैसी, 105.5, यानी F का वैल्यू आ जाएगा 105.5 न्यूटन। F निकल गया। अगर हम Rn मालूम कर ले तो म्यू तो निकल जाएगा ना। तो Rn को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी फोर्सेस है उसको वर्टिकल परपेंडिकुलर टू प्लेन अलॉन्ग तोड़ेंगे। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस परपेंडिकुलर, सिंबल किसका है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। तोड़िए तो Rn ऊपर है प्लस होगा, प्लस कितना होगा 250 साइन 20 डिग्री माइनस 500 cos 15 डिग्री। Rn का वैल्यू निकालेंगे, 500 cos 15 डिग्री माइनस 250 साइन 20 डिग्री। यहाँ से Rn का वैल्यू मालूम कर लेंगे। निकालते हम लोग Rn का वैल्यू कितना होता है, 500 cos 15 माइनस 250 साइन 20 डिग्री। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ जाएगा, 397.45 मीटर। ये जब दो चीज आपको मालूम चल जाएगा तो क्या निकालना है, म्यू तो निकालना है ना।
कितना आसान चीज है। हम जानते हैं, वी नो दैट F इक्वल टू म्यू इंटू आर एन। एफ का वैल्यू मालूम है, आर एन का वैल्यू मालूम है, तो म्यू निकाल सकते हैं ना। म्यू इक्वल टू एफ बटा आर। यहाँ पे हम लोग एफ निकाल के रखे थे 105.51। आर एन का वैल्यू मालूम किए थे 397.45। डिवीजन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। निकाल लेते हैं जल्दी से। 105.51 अपॉन 397.4 कितना आ जाएगा 0.265। ये आपके म्यू के वैल्यू आ गए, ये आंसर हो जाएंगे। ये क्या निकालना है आपको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। लास्टली एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई बराबर आप जानते हैं tan इनवर्स म्यू। आप इसका वैल्यू निकाल कर हमको कमेंट कीजिएगा, ये आपके लिए रह गया। तो हम लोग अभी जो देखे हैं कि अगर कोई फोर्स इंक्लाइन प्लेन से कुछ एंगल पे लग रहे हैं, उस समय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मान कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर फोर्स इस प्लेन के क्या लगेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल लगेंगे। 3 केसेस में था, एक तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल था, एक इंक्लाइन प्लेन से कुछ एंगल था। थर्ड केस होगा कि अगर फोर्स हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल अप्लाई करें तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन।